दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान की सत्ता में वहाँ की आर्मी का दखल हमेशा क्यों बना रहता है। एक लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी वहाँ की सत्ता की चाबी आर्मी के हाथों में रहती है। कौन कौन सी घटनाएं हैं जो पाकिस्तान को इस दिशा की ओर ले गई। पाकिस्तान में किसी भी पीएम ने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। यह सिलसिला प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के समय से ही चला आ रहा है, जो 1947 में पाकिस्तान के पीएम बने थे। हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की या तो संदिग्ध हालत में मृत्यु हो जाती है या उन्हें जेल में डाल दिया जाता है या देश से जाने को मजबूर किया जाता है। शुरुआती दौर की बात करें तो इस्कंदर मिर्जा ने जनरल अयूब खान को 1958 में चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। 2 सप्ताह बाद ही अयूब खान ने इस्कंदर मिर्जा को हटाकर प्रेसिडेंट पद हथिया लिया। उन्होंने 1962 में नया कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया जिसमें इस्लाम को काफी महत्व दिया गया था। पाकिस्तान के सभी सैन्य शासक अपने शासन को जस्टिफाई करने के लिए इस्लाम का सहारा लेते हैं या भारत से शत्रुता का सहारा लेते हैं। वो इस्लाम का सहारा लेते हैं और अपने देश की जनता को भारत का नाम लेकर डराते हैं, क्योंकि आर्मी का महत्व तभी तक होता है जब तक युद्ध की स्थिति हो या देश को कोई खतरा हो। और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के लोगों के सामने भारत को एक खतरे के रूप में प्रेजेंट करती है और इसीलिए भारत से संघर्षों में उलझती भी रहती है। पाकिस्तान में आर्मी शासन की दिशा में एक बहुत बड़ी घटना 1977 में घटित होती है, जब मार्च 1977 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। इस चुनाव के परिणाम सरप्राइजिंग थे। जुल्फिकार भुट्टो 155 सीटों के साथ जीत कर आते हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और तहरीके इस्तकबाल समेत 8 पार्टियां मात्र 36 सीटों में सिमट जाती है। आगे चलकर तहरीके इस्तकबाल एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाली थी। ये 8 पार्टियां इल्जाम लगाती हैं कि जुल्फिकार भुट्टो ने सरकारी अधिकारियों से अपने फेवर में काम करवाया है, पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव जीतने के लिए किया है। भुट्टो का काफी विरोध होता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, 250 लोगों की जान जाती है, 700 से अधिक बैंकों, इमारतों और दुकानों को जला दिया जाता है। अब एक बड़ी घटना घटती है। तहरीके इस्तकबाल के चीफ असगर खान, जो एयर मार्शल हुआ करते थे, इन्होंने आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स एडमायरल मोहम्मद शरीफ को पत्र लिखा और कहा कि भुट्टो की सरकार गलत तरीके से बनी है और उनसे देश की सत्ता में दखल देने को कहा। असगर खान ने कहा कि आप इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कीजिए और पाकिस्तान को बचाइए। यह पत्र आर्मी द्वारा तख्तापलट का बहुत बड़ा कारण बना। आगे चलकर आर्मी जनरल जियाउल हक ने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। जुल्फिकार भुट्टो को जेल में डाल दिया गया और अंत में उन्हें फांसी भी दे दी गई। गौरतलब है कि जुल्फिकार भुट्टो जियाउल हक को अपना बहुत ही करीबी मानते थे। अब 1988 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इस चुनाव की तारीख बेनजीर भुट्टो सुप्रीम कोर्ट जाकर लेती हैं। बेनजीर भुट्टो जुल्फिकार भुट्टो की बेटी थी। चुनाव में भी पर्दे के पीछे से खेल चल रहा था। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र जरूरी कर दिया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि ऐसे पहचान पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, पर चुनाव के ठीक 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वोटरों के लिए पहचान पत्र आवश्यक है। अब 4 दिनों में बहुत से वोटरों के लिए आइडेंटिटी कार्ड बनवाना बहुत मुश्किल था। ये वोटर अधिकतर गांवों के थे। बेनजीर भुट्टो ने कहा कि इस फैसले के कारण गांवों के अधिकतर वोटर, जो उनके वोटर थे, उन्हें वोट नहीं दे पाए। कि बेनजीर की पीपुल्स पार्टी को 93 सीट्स मिली थी, आईजीआई को 54 सीट मिली थी। आरोप लगे थे कि आर्मी ने भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को हराने के लिए पूरी कोशिश की थी, पर बेनजीर पाक की पीएम बन गई। पर बेनजीर ने एक बयान दे दिया, जैसा बयान बहुत से राजनेता देते हैं। उन्होंने कहा कि एक पंजाबी को अपना नेता कैसे माना जा सकता है। इसके बाद एक नारा चल पड़ा, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग में लग गया दाग। पंजाब का वो भाग जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ नवाज शरीफ के पक्ष में माहौल बनने लगा। नवाज शरीफ वहाँ चुनाव जीत जाते हैं, वह सीएम बन जाते हैं। अब आर्मी नवाज शरीफ के साथ खड़ी होने वाली थी और उनकी एक गलती की वजह से उनकी दुश्मन भी बनने वाली थी। 6 अगस्त 1990 को बेनजीर भुट्टो की सरकार पर करप्शन का चार्ज लगाकर प्रेसिडेंट गुलाम अशाक खान ने बर्खास्त कर दिया। गुलाम अशाक खान वही थे जिन्होंने बेनजीर के खिलाफ पहले चुनाव भी लड़ा था। 6 अगस्त 1990 को बेनजीर भुट्टो की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। नवाज शरीफ को चुनाव जिताने के लिए इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम प्रमुख पदों पर ऐसे लोगों की नियुक्ति की गई जो बेनजीर के खिलाफ हों और नवाज शरीफ का समर्थन करें। आर्मी के बड़े अफसरों ने सरकारी खजाने से 14 करोड़ रुपए खर्च किए। हॉर्स ट्रेडिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में माना था कि 14 करोड़ रुपए आर्मी के 2 बड़े ऑफिसर्स ने खर्च करवाए थे। नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग 105 सीटें जीत गई और नवाज पीएम बने। बेनजीर भुट्टो के खाते में 45 सीटें ही आई। अब नवाज अपने पसंद के जनरल मोहम्मद अशरफ को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे, पर प्रेसिडेंट गुलाम इशफाक खान ने अपने पहुंच का इस्तेमाल कर जनरल वाहिद कक्कड़ को आर्मी चीफ बना दिया। गुलाम इसाफ खान और नवाज के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। बेनजीर भुट्टो ने मौके का फायदा उठाकर गुलाम इसाक खान से हाथ मिला लिया और फिर गुलाम इसाक खान ने वही पुराना राग अलापा भ्रष्टाचार का। नवाज सरकार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि नवाज सुप्रीम कोर्ट चले गए, नवाज की सरकार को रीअपॉइंट कर दिया गया, पर नवाज की पार्टी के 2 टुकड़े हो गए। अगले चुनाव में बेनजीर ने 65 सीटें जीती और नवाज 56 सीटें जीत पाए। बेनजीर को पर्दे के पीछे से समर्थन मिल रहा था, फिर भी वो बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। तोड़ तोड़ करके बेनजीर भुट्टो की सरकार बन गई, लेकिन इस खेल में कोई किसी का नहीं था। अब बहुत सारे लोग बेनजीर के खिलाफ गोलबंद हो रहे थे। प्रेसिडेंट ने 15 नवंबर 1996 को रात के 1:30 बजे बेनजीर को फैक्स भेजकर उन्हें बर्खास्त कर दिया। असेंबली तोड़ दी गई।
1997 में फिर चुनाव होते हैं और इस चुनाव में एंट्री होती है इमरान खान की। विश्व कप जीतकर इमरान खान राजनीतिक पारी शुरू करते हैं। उनका नारा था नए चेहरे नया निजाम इफ्तेदार में आवाम। 1997 के चुनाव में नवाज शरीफ 137 सीटें जीतते हैं। बेनजीर भुट्टो की पीपुल्स पार्टी मात्र 18 सीट्स पर सिमट जाती हैं और इमरान खान के हाथ में आती है 0 सीट। वो डक का शिकार हो जाते हैं। इतनी बड़ी जीत के बाद नवाज शरीफ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने सरकार को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने 8th अमेंडमेंट के 58(2) को समाप्त कर दिया। मतलब अब प्रेसिडेंट पीएम को पद से नहीं हटा सकते थे। उनका अगला कदम था उस वक्त के आर्मी चीफ को हटाना, और उस वक्त के आर्मी चीफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कारगिल में भारत से मिली हार का ठिकरा सरकार पर फोड़ रहे थे। इन्होंने नवाज सरकार को ही डिसमिस कर दिया और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। हालांकि बाद में जनरल मुशर्रफ को भी सत्ता छोड़नी पड़ती है, परंतु वहां की सत्ता में आर्मी का दखल आज भी जारी है और निकट भविष्य में इसमें सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आती।